नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्र के अंदर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। देखिए मित्रों, आपका लक्ष्य आपके सामने है, रीट आपके सामने है, इसीलिए बैक टू स्टडी विथ स्टडी मंत्र लौट आइए अपनी किताबों के पास इस चैनल के साथ। देखिए दोस्तों, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया है, रीट लेवल 2 सामाजिक विज्ञान इतिहास का जो सिलेबस है अपना, हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे हैं, एक एक पॉइंट कर रहे हैं, एक एक पॉइंट पे विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए आपको भी वैसे ही साथ में पढ़ते रहना है। जो मैटर आपके पास अभी अवेलेबल मैंने करवा दिया है उसको आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। एक बार अच्छे से याद कर लिया तो आप उसे नहीं भूलोगे। देखिए मित्रों, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ रहे हैं हम। कल हमने इसका एक पार्ट पढ़ लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जो जिसका प्रमुख कारण क्रिप्स मिशन की असफलता माना जाता है। कल हमने इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था और आज के वीडियो में हम भारत छोड़ो आंदोलन कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। देखिए कितना बढ़िया दिन है, 15 अगस्त का दिन है और हम आज के दिन भारत छोड़ो आंदोलन कंप्लीट कर रहे हैं। कितनी बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे वर्धा प्रस्ताव आया था 14 जुलाई 1942 को, जिसके अंदर गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो था वो पेश किया था, वर्धा से पारित किया था। और गांधी जी ने कहा था, जब गांधी जी का विरोध हुआ था, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने पहले भी बोला है। क्या स्टेटमेंट था? मैं देश की बालू से कांग्रेस का बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। देखिए क्या होता है फिर। 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का विधिवत प्रस्ताव लाया जाता है। कहाँ पर? बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान के अंदर पेश किया जाता है प्रस्ताव। और 8 अगस्त को वो प्रस्ताव जो होता है वो पारित हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त में स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, जहाँ पर गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। देखिए जैसे ही ब्रिटिश सरकार को पता चलता है कि ऐसा कुछ ये करने वाले हैं तो वो ऑपरेशन 0 आवर चलाते हैं 9 अगस्त 1942 को, और उसके तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। आंदोलन जो होता है वो नेतृत्वहीन हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता में इतना जोश हो जाता है, इतना जोश आ जाता है कि ये एक तरीके से जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो जन आंदोलन बन जाता है। ठीक है, आंदोलन का स्वरूप स्वतः स्फूर्त हो गया था, हमने पढ़ा था। देखिए इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे कल के वीडियो में, जैसे महात्मा गांधी सरोजनी नायडू को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस के अंदर रखा गया। कांग्रेस के अन्य नेताओं को अहमदनगर दुर्ग के अंदर रखा गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के अंदर नज़रबंद कर लिया गया था। देखिए जयप्रकाश नारायण जो थे उनको गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा जाता है, लेकिन वो वहाँ से दीवार फांद कर आ जाते हैं और आज़ाद दस्ते की स्थापना करके आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। देखिए काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने पढ़े थे। कहीं समांतर कहीं पर तो ऐसा हुआ था कि सारी ही ब्रिटिश जो शासन था पूरा समाप्त हो जाता है और वहाँ पर जनसाधारण के द्वारा एक सत्ता स्थापित की जाती है, सरकार स्थापित की जाती है। जैसे बलिया यूपी में चित्तू पांडे के द्वारा, तामलुक पश्चिमी बंगाल के अंदर जातीय सरकार बनती है। सतारा महाराष्ट्र वाली सरकार जो सबसे ज़्यादा दीर्घकालीन सरकार मानी जाती है YV चौहान के नेतृत्व में बनती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ ली थी। देखिए कल लास्ट वीडियो के लास्ट के अंदर मैंने आपको एक सारणी के टाइप में बनाकर बताया था, कंटिन्यू पढ़ेंगे हम उसको। जैसे CR फॉर्मूला, उसके बाद वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, नौ सैनिक विद्रोह, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, अंतरिम सरकार, एटली का घोषणा पत्र, माउंट बेटन योजना, और फिर आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए ये कल मैंने आपको रूपरेखा बताई थी इस चीज़, इसके बारे में हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आते हैं आज के टॉपिक पर।
देखिए मित्रों, आते हैं आज के टॉपिक पर। आज के वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है CR फॉर्मूला। मैंने पहले ही बोला था, कितने सौभाग्य की बात है। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त 1947 भारत देश आज़ाद हुआ था और आज के दिन हम आज़ादी का ये घटनाक्रम पढ़ रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सौभाग्य की बात है ये हमारे लिए। तो आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए क्या होता है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। CR फॉर्मूला। CR फॉर्मूला क्या था? जुलाई 1944 के अंदर देखिए CR है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। इनका पूरा नाम क्या था? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की थी जिसे CR फॉर्मूला कहते हैं। योजना क्या थी कि जिसके अनुसार, योजना के अनुसार कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को मिलकर के राष्ट्रीय आंदोलन चलाना चाहिए। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। दोनों एक साथ मिलकर के हम अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का काम करते हैं। और जब भारत आज़ाद हो जाएगा, इनका कहना था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य का कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तब पाकिस्तान का निर्माण कर दिया जाएगा कुछ विभागों के साथ समझौता करके। लेकिन जो मुस्लिम लीग के नेता होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, वो क्या कहते हैं? उनका स्टेटमेंट आता है। क्या स्टेटमेंट आया था? कि ऐसा सड़ा गला दीमक लगा पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। किन्होंने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि ऐसा सड़ा गला दीमक लगा पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। देखिए आगे क्या होता है, हम क्रमशः ही पढ़ रहे हैं। जो रूपरेखा मैंने कल आपको प्रस्तुत की थी मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँगी। उसके बाद आती है वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन। क्या होता है वेवेल योजना? देखिए वेवेल योजना के अनुसार ये 1945 के अंदर दोनों ही आई थी। वेवेल योजना इंग्लैंड के अंदर लेबर दल का वर्चस्व बढ़ रहा था। आगामी चुनावों को देखते हुए ब्रिटिश PM कौन थे? चर्चिल ने भारत के संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करना चाहा। देखिए क्या करते हैं जो चर्चिल होते हैं, वो वायसराय वेवेल ने, हमारे वायसराय कौन थे? वेवेल थे। वेवेल ने जून 1945 में संवैधानिक सुधार की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो क्या कहलाई थी? वेवेल योजना कहलाई थी। ध्यान रखना, इसमें संवैधानिक सुधार थे और कुछ नहीं था। तो इम्पोर्टेंट है, वेवेल योजना किससे संबंधित थी? संवैधानिक सुधारों से संबंधित थी। और कब आई थी? 1945, जून 1945। दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वेवेल योजना किससे संबंधित थी? संवैधानिक सुधारों से संबंधित थी। और कब आई थी? जून 1945 के अंदर आई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या होता है वेवेल योजना के अनुसार, वो पढ़ते हैं। तो देखिए वेवेल योजना के अंदर क्या था, आपको बस ध्यान में रखना है ये चीज़। गवर्नर जनरल की नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें मुसलमानों एवं सामान्य हिंदुओं की संख्या बराबर होगी। ध्यान रखना, मुसलमानों और सामान्य हिंदुओं की संख्या बराबर की जाएगी। गवर्नर जनरल एवं सेना अध्यक्ष को छोड़कर शेष सभी सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। प्रांतों में मिलीजुली उत्तरदायी सरकारों की स्थापना होगी। वेवेल योजना क्या कहती है? कि प्रांतों में मिलीजुली उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की जाएगी। इन प्रस्तावों से भारत के भावी संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों के द्वारा ही निर्मित किया जाएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भारत का संविधान बाद में स्वयं भारतीय ही बनाएंगे, ठीक है। तो जो भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, ये सर्वप्रथम कहाँ पर उल्लेखित हुआ था? वेवेल योजना के अंदर ही ये उभर करके सामने आया था, ठीक है। यानी अंग्रेजों के द्वारा इसे कब स्वीकार किया गया था? वो वेवेल योजना के अनुसार, ठीक है। वेवेल योजना में देखिए शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून से 14 जुलाई। इंपॉर्टेंट है डेट, ध्यान रखना। 25 जून से 14 जुलाई 1945, ठीक है। 25 जून से 14 जुलाई 1945। वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए, मैंने कल आपको बताया था शिमला सम्मेलन क्यों बुलाया गया है। वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी। वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए, मतलब उसने जो योजना उसने जो तथ्य बिंदु प्रस्तुत किए थे उन पर क्या वो सही है, क्या वो सही नहीं है, उन पर विचार विमर्श करने के लिए वायसराय वेवेल ने भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया था। कहाँ पर? शिमला के अंदर बुलाया गया था, वेवेल के द्वारा बुलाया गया था। ध्यान रखना, कब?
कब? 25 जून से 14 जुलाई 1945। वेवेल ने 14 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का प्रस्ताव रखा, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, इन्होंने कहा था ना कि हम कार्यकारिणी परिषद बनाएंगे, गठन करेंगे, पहला ही पॉइंट पढ़ा था हमने। तो जब वेवेल ने कहा कि 14 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद होगी, जिसके अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 5-5 सदस्यों को अपने अपने नाम देने होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम देना चाहा। देखिए अब यहाँ पर बात क्या अड़ जाती है, जब 5-5 नाम देने की बारी आई थी तो कांग्रेस क्या करती है कि 4 नाम अन्य और एक नाम कौन सा देती है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम देती है। जब उसने कांग्रेस ने ये चाहा, लेकिन जिन्ना जो है वो समस्त मुस्लिमों का नाम मुस्लिम लीग के द्वारा ही मनोनीत करने पर अड़ गए थे, क्योंकि मौलाना आज़ाद जो थे वो मुस्लिम वर्ग से थे और जिन्ना चाहते थे कि जितने भी मुस्लिम नाम हैं वो मुस्लिम वर्ग के नाम है वो मुस्लिम लीग के द्वारा ही दिए जाए, कोई भी कांग्रेसी उसमें इंटरफेयर नहीं करे। तो अब यहाँ पर बात अड़ गई। अब ये कांग्रेस जो है वो आज़ाद का नाम देना चाहती है, लेकिन मुस्लिम लीग उनका नाम खुद मनोनीत करना चाहती है। अब वो उनको रखेगी या नहीं रखेगी वो बात अलग है। क्या होता है कि शिमला सम्मेलन के निर्णय को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर वेवेल ने शिमला सम्मेलन को ही क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग के कारण यहाँ पर जो शिमला सम्मेलन था वो असफल रहा। अब देखिए आगे क्या होता है कि जिन्ना को अंग्रेजों के द्वारा एक प्रकार की विट्टों का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगला जो पॉइंट था नौसेना विद्रोह। शिमला सम्मेलन खत्म, असफल हो गया। नौसेना विद्रोह होता है, नौसैनिक विद्रोह 18 फरवरी 1946, ये 1946 लिख रखा है, ध्यान रखिएगा। 1946 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। होता क्या है नौसेना विद्रोह? 18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज के भारतीय जो होते हैं भारतीय सैनिक, उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तलवार नामक जहाज के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब देखिए आगे क्या होता है, अंग्रेजों ने जातीय व्यवहार एवं खराब भोजन, विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेजों का जो बिहेवियर था, जातीय व्यवहार और ख़राब भोजन दिए जाने के विरोध में भूख हड़ताल कर दी गई थी। एमएस खान के नेतृत्व में, नाम ध्यान रखिएगा, आपको ये नाम रेयरली बहुत कम जगह मिलेगा। एमएस खान के नेतृत्व में हड़ताल समिति का गठन किया गया था। तो देखिए हड़ताल समिति का गठन किससे संबंधित हो गया? नौसैनिक विद्रोह से संबंधित हो गया। तलवार नामक जहाज के सैनिकों ने ये विद्रोह किया था। तो इम्पोर्टेंट बहुत सारे नाम है, तलवार नामक जहाज हो गई, नौसैनिक विद्रोह हुआ कब था वो डेट इंपॉर्टेंट हो गई। एमएस खान के नेतृत्व में हड़ताल समिति का गठन, हड़ताल समिति किससे रिलेटेड है ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों हुआ था, भूख हड़ताल की गई थी, क्यों की गई थी? जातीय व्यवहार और ख़राब भोजन दिए जाने की वजह से। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समकक्ष ये चल रहा है, तो इसके रीजंस जो है ना, जिसके जो तथ्य हैं, कारण जो है ना, वो तथ्यात्मक हैं और वो विश्लेषणात्मक है, इसीलिए इनके तथ्यों को, कारणों को आप याद रखिएगा। हड़ताल समिति का ऐतिहासिक कथन, हड़ताल समिति जो थी वो क्या कहती है कि हमारी हड़ताल हमारे राष्ट्र के जीवन की एक ऐतिहासिक घटना रही है। पहली बार सेना के जवानों और आम आदमी का खून सड़कों पर एक साथ एक लक्ष्य के लिए बहा है, मतलब सैनिक भी इसके अंदर शामिल हो गए थे। देखिए 25 फरवरी 1946 क्या होता है, वल्लभ भाई पटेल के कहने पर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हड़ताल समिति के जो थे, ये हड़ताल हुई थी वो समाप्त कर दी जाती है, नौसैनिक विद्रोह खत्म हो जाता है। ये विद्रोही जो होते हैं आत्मसमर्पण करते हैं, किसके कहने पर? वल्लभ भाई पटेल के कहने पर समर्पण करते हैं। देखिए कैबिनेट मिशन, अगला पॉइंट क्या था अपना, कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर अंग्रेज अब भारतीय सेना पर विश्वास नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो अब अंग्रेज सोचने लगे कि ये विद्रोह अगर आगे और हो गया, दबा नहीं पाए तो क्या होगा। तो अंग्रेज अब भारतीय सेना पर विश्वास नहीं कर सकते थे। ऐसे समय में ब्रिटेन के पीएम एटली की सरकार ने भारत की समस्या को हल करने के लिए एक मंत्रिमंडल शिष्टमंडल कहाँ भेजा? भारत भेजा था। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट
किसने भेजा था? पीएम एटली की सरकार ने भेजा था, ठीक है। अब वो जो कमीशन आया था, कैबिनेट मिशन जो आया था, जो भारत भेजा गया था, वो कब आया था? ध्यान रखिएगा, वो दिल्ली आया था। मंत्रिमंडल शिष्टमंडल कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था 24 मार्च 1946 दिल्ली पहुंचा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ पहुंचा था? दिल्ली पहुंचा था, ध्यान रखना। आप साइमन कमीशन और इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। साइमन कमीशन भारत आया था कहाँ पर? सबसे पहले बम्बई में आया था, लेकिन मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मिशन है वो आया था दिल्ली के अंदर। 24 मार्च 1946 को आएगा। आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। 24 मार्च 1946 बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पहुँचा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या था, ये जो कैबिनेट मिशन था वो 3 सदस्य था। देखिए ध्यान रखना कौन कौन थे। प्रश्न एक तो बनता है कि निम्न में से कौन शामिल था और निम्न में से कौन शामिल नहीं था, तो 3 नाम ये आपको मिलेंगे, चौथा नाम अदर होगा। देखिए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड तीसरा था सर एवी अलेक्जेंडर। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे वो भारत सचिव थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इम्पॉर्टेंट, कौन किस विभाग से किस पद पर था, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न आज तक बना हुआ नहीं है ये इन चीज़ों पर, तो प्लीज़ गौर फरमाइएगा, क्या पता प्रश्न बन जाए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 3 सदस्य रटने हैं आपको। 16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। देखिए 24 मार्च को भारत आया, ये इम्पॉर्टेंट, 24 मार्च को भारत आया था और 16 मई 1946 को क्या हो गई? रिपोर्ट प्रस्तुत की, इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की 16 मई 1946। सारी ही डेट इंपॉर्टेंट है, किसी भी डेट को नेगलेक्ट नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। 16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में क्या था ये चीज़ें देख लीजिए एक बार आप, ध्यान में रखना है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा इतना। एक भारतीय संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश, भारत एवं देशी रियासतें सम्मिलित होगी। इस संघ के पास प्रतिरक्षा, विदेश संबंध तथा संचार व्यवस्था का उत्तरदायित्व रहेगा। प्रांतों को पृथक समूह बनाने का अधिकार होगा। संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4th पॉइंट, संविधान सभा का गठन होगा। ये प्रस्ताव कहाँ पे था? तो ये प्रस्ताव कैबिनेट मिशन के अंदर था, ठीक है। संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये अपना हो गया। अगला क्या है अपने कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ठीक है। ये था इसकी रूपरेखा। इसके आगे एक और था कि केंद्र में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए, उसे प्रमुख भारतीय दल के सदस्य हो। तो देखिए अंतरिम सरकार का प्रारूप भी हमें सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अंतरिम सरकार का प्रारूप भी हमें कैबिनेट मिशन के अंदर भी मिलता है और संविधान सभा का भी वहीं मिलता है। इम्पोर्टेंट है ये। देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, इम्पॉर्टेंट, कब हुआ था ये? 16 अगस्त 1946, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जब कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ। कैबिनेट मिशन की सारी शर्तें पढ़ी हमने, लेकिन हमने ये कहीं पर भी नहीं देखा कि पाकिस्तान जैसे देश का गठन किया जाएगा। जब कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ तब मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को, कब? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस करने का निश्चय किया था। डेट ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। जिसके तहत सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए, यानी कि सांप्रदायिकता का मतलब होता है एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को मानने से दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार करते हैं, ये होती है सांप्रदायिक दंगे। मुस्लिम लीग ने हिंसा की नीति अपनाई थी यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या होता है, नारे क्या दिए थे मुस्लिम लीग ने कि लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मुस्लिम लीग के थे नारे। सर्वप्रथम कलकत्ता में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर, जहाँ मुस्लिम लीग की सुहरावर्दी सरकार थी, ठीक है। देखिए आगे क्या होता है, बंगाल के अंदर पश्चिमी बंगाल के अंदर नोआखली, कहाँ पर? नोआखली में टिपडाहा, कहाँ पर?
टिपडाहा में दंगा हुआ था, जहां पर स्थानीय प्रशासन उसे रोकने में असफल रहा। बंगाल के अंदर जब मुस्लिम लीग के द्वारा ऐसा दंगा फैलाया गया तो जो वहां की स्थानीय पुलिस थी, स्थानीय जो प्रशासन था, वो उस दंगे को रोकने में असफल होता है। तब गांधी जी को वहां भेजा जाता है और गांधी जी वहां जाकर के शांति स्थापित करवाते हैं। कहाँ पर? बंगाल के नोआकली नामक स्थान पर। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये स्थान का नाम। और दंगे शांति करवाने के लिए कौन गए? गांधी जी। ठीक है, तब क्या होता है इस समय जब माउंटबेटन के द्वारा, जब गांधी जी नोआकली नामक स्थान पर दंगों की जो शांति स्थापित करवाने जाते हैं, तब माउंटबेटन के द्वारा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपमा दी गई थी। किसकी? वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपमा दी गई। किनके द्वारा? माउंटबेटन के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ये उपमा किन्हें दी गई थी? गांधी जी को दी गई थी। अब देखिए, कैबिनेट मिशन के अंदर अंतरिम सरकार का प्रारूप का जो था वो गठित भी होती है। कब? सितंबर 1946। देखिए, अंतरिम सरकार की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये क्या है? अंतरिम सरकार का जो है ये जो राजनीति विज्ञान है, पॉलिटी है, उसके अंदर भी है, इसीलिए वो इतिहास का क्वेश्चन इतिहास का है, क्वेश्चन पॉलिटी का भी है, तो दोनों का मिक्सअप ये पूछ लेते हैं। इससे एक क्वेश्चन उधर का कवर हो जाता है और एक क्वेश्चन इधर रिकवर हो जाता है। इसकी वजह से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो दोनों साइड चलते हैं, दो सब्जेक्ट में सिमिलर चलते हैं। देखिए, अंतरिम सरकार जो है सितंबर 1946। डेट पूछी जाती है वो है 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। देखिए, ये प्रमुख 11 सदस्यों के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं, यहाँ पर अंतरिम सरकार बनाते हैं जवाहरलाल नेहरू। जो 11 सदस्य थे उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या नाम थे? देखिए, पहला नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, आसफ अली, शरद चंद्र बोस, सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर जॉन मथाई, सर शफात अहमद खान, सैयद अली जहीर एंड CH भामा। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और डेट इम्पोर्टेंट है 2 सितंबर 1946। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। अक्टूबर 46, सितंबर के अंदर सरकार बनी है अंतरिम सरकार। अक्टूबर 1946 में क्या होता है? मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो जाते हैं। 9 दिसंबर, ध्यान रखना, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है। ये देखिए, हम पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं, जब हम संविधान पढ़ते हैं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ते हैं, ये उसके अंदर भी है। तो आपका दोनों साइड का चल रहा है, सिमिलर है, ये इंपॉर्टेंट है। डेट कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अध्यक्ष जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सच्चिदानंद सिन्हा जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, प्रथम बैठक के अध्यक्ष बनते हैं। 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो मुस्लिम लीग होती है वो प्रथम बैठक का बहिष्कार कर देती है सच्चिदानंद सिन्हा की वजह से। फिर 11 दिसंबर, ये 11 लिख रखा है यहाँ पर, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक बुलाई जाती है। किसकी? संविधान सभा की दूसरी बैठक बुलाई जाती है, जहां पर स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो बैठक होती है वो स्थायी बैठक हो जाती है। फिर आता है एटली का घोषणा पत्र, फरवरी 1947। अब देखिए क्या था यहाँ पर, एटली सरकार जो थी ब्रिटिश की, उसने ही तो कैबिनेट मिशन भेजा था। कैबिनेट मिशन के थ्रू ही संविधान सभा की गठन होता है, कैबिनेट मिशन के थ्रू ही अंतरिम सरकार का गठन होता है। अब एटली का घोषणा पत्र 20 फरवरी 1947 को, देखिए एटली ने क्या कहा था। एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की। कहाँ पर? हाउस ऑफ कॉमन्स में कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक, कब तक? जून 1948 तक भारत की सत्ता जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में सौंप देगी। देखिए यहाँ पर अब क्लियर हो चुका है सब कुछ कि अब ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत को आज़ाद कर देगी, यहाँ से चली जाएगी। कब तक? जून 1948 तक पूर्णतः जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में ये जो सत्ता है वो सौंप दी जाएगी।
क्या होता है, इस कार्य के लिए नए वायसराय माउंटबेटन की नियुक्ति की घोषणा भी की गई थी। ठीक है, ये माउंटबेटन वही है जिन्होंने वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपमा दी थी गांधी जी को। वो आते हैं भारत के नए वायसराय बनकर। ठीक है, देखिए माउंटबेटन योजना, मन योजना या जून योजना, अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम। क्या है माउंटबेटन योजना? नए वायसराय बनकर आते हैं, ये अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं। देखिए माउंटबेटन योजना को मन योजना भी कहते हैं और जून योजना भी कहते हैं, क्योंकि आगे पढ़ेंगे अभी क्यों कहते हैं माउंटबेटन योजना। देखिए माउंटबेटन जो होते हैं वो 24 मार्च 1947 को नए वायसराय बनकर के भारत आए थे। ये किसके स्थान पर आए थे? विस्काउंट वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन जो हैं वो भारत के नए वायसराय बनकर आते हैं। कब? 24 मार्च 1947 को। देखिए अब घड़ियाँ बहुत समीप आ चुकी हैं आज़ादी की, बिल्कुल 24 मार्च को यहाँ पर माउंटबेटन आ जाते हैं भारत की समस्या का। माउंटबेटन ने क्या स्टेटमेंट दिया? भारत की समस्या का एकमात्र समाधान देश का विभाजन व पाकिस्तान का निर्माण है। यहाँ पर जो स्थिति थी वो स्पष्ट हो गई कि एक ही सॉल्यूशन है इसका, कि विभाजन हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्या है, जब माउंटबेटन ये घोषणा कर देते हैं कि कहते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण और भारत का विभाजन ही सब कुछ इस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तब जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो इनके समर्थक बनते हैं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी इनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। वो देश का विभाजन नहीं चाहते थे। कुछ दिनों बाद गांधी जी भी बंटवारे के लिए इसको अवश्यम भावी मान करके कि बंटवारा तो होना ही है, ये समझ करके मान जाते हैं। देखिए आगे क्या होता है, ब्रिटिश जो माउंटबेटन योजना थी जिसे मन योजना कहते हैं, उसे जून योजना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 जून 1947 को जून के अंदर प्रकाशित हुई थी। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना, मन योजना व जून योजना को कब प्रकाशित किया? 3 जून 1947। देखिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इस डेट को आपको याद रखना ही है। देखिए जो 3 जून 1947 को रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी उसकी प्रमुख बातें क्या थी, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला, भारत को 2 भागों में भारतीय संघ एवं पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। ठीक है, पहली क्या थी कि भारत को 2 भागों में, भारत संघ और पाकिस्तान 2 भागों में बांट दिया जाएगा। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत के उन भागों में लागू नहीं किया जाएगा जो इसे मानने के लिए तैयार ना हो। यानी संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी और जो लोग नहीं चाहते हैं कि उनके यहाँ पर वो कानून लागू हो, तो वहाँ पर वो कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या होता है, भारत के विभाजन के पहले पंजाब एवं बंगाल के सीमांकन के प्रश्न का फैसला होगा। बंगाल एवं पंजाब के हिंदू बहुसंख्यक जिलों एवं मुस्लिम जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए और इसमें यदि कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तब विभाजन कर दिया जाएगा। तो बंगाल और पंजाब को स्पेशली यहाँ पर कुछ ऑफर दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए अगला क्या था, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। क्या है? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह के द्वारा निर्णय लिया गया। इम्पोर्टेंट, ये जो सिलहट जिला है इसको आपको ध्यान में रखना है। असम का सिलहट असम के अंदर आता है। इसके अंदर क्या किया गया, जनमत संग्रह द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। इनको तो और भी ज़्यादा स्पेशल ऑफर दिया गया था। देशी रियासतों को यह तय करने का अधिकार होगा कि वे किसके साथ सम्मिलित होना चाहती हैं, इनके लिए भी ऑफर था। अब देखिए क्या होता है, इतने सारे चीज़ें थी तो क्या होता है, देखिए क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई थी मन योजना जून योजना के अगेंस्ट। देखिए क्या क्या होता है। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आज़ाद ने, कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का निर्णय सही निर्णय नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और विकल्प भी नहीं है। ठीक है, देखिए जो विरोधकर्ता थे इसके मन योजना जून योजना के, वो ध्यान रखिएगा। सिंध के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान। ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा आप।
देखिए नेक्स्ट फैक्ट क्या है अपने, अगर कांग्रेस अब खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के सामने फेंक देती है तो सीमांत प्रांत इसे दगाबाजी का काम समझेगा। देखिए इम्पॉर्टेंट है, अब्दुल गफ़ार खान खुदाई खिदमतगार, सीमांत प्रांत, नाम आते ही आपके दिमाग में, आपके जहन में एक ही वर्ड आना चाहिए, वो है अब्दुल गफ़ार खान का। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, जिन्होंने लाल कुर्तियाँ खुदाई खिदमतगार संगठन का गठन किया था, दल का गठन किया था। ये क्या कहती है कि अगर अब कांग्रेस खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के सामने फेंक देती है, ये यहाँ पर पाकिस्तान को कह रहे हैं, तो सीमांत प्रांत इसे दगाबाजी का काम समझेगा। अब्दुल गफ़ार खान ने जनमत संग्रह में भाग भी नहीं लिया था। देखिए पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, ध्यान रखिएगा, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, असम के सिलहट ज़िले, मैंने कहा था ना असम के सिलहट ज़िले को आपको ध्यान में रखना है, ये जुड़ेगा। असम के सिलहट ज़िले को पाकिस्तान में मिला दिया गया था। पंजाब तथा बंगाल के जो गैर मुस्लिम क्षेत्र थे वो भारत में सम्मिलित होने के निर्णय पर आते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, इम्पॉर्टेंट, सिलहट को छोड़कर के संपूर्ण असम भारत के अंदर विलय हो गया था। ठीक है, तो सिलहट कहाँ चला गया, पाकिस्तान के अंदर। हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से एक को चुनना है। किसका कथन था, गोविंद वल्लभ पंत का। स्टेटमेंट ध्यान रखना, घुमा दिया जाता, फिरा दिया जाता एग्जाम में। हम जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उनके बहुत सारे स्टेटमेंट आए हुए होते हैं, तो हम उनके स्टेटमेंट में ही उलझ कर रह जाते हैं, हम उनके नामों में ही उलझ कर रह जाते हैं, हम गोविंद वल्लभ पंत तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो देखिए जब यूनिक फैक्ट आता है, यूनिक पॉइंट आता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया कीजिए। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जून योजना के बाद में यही था अपना अगला क्रम। क्या होता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंदर, माउंटबेटन योजना के आधार पर, ठीक है, मन योजना या जून योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को, कब, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास कर दिया। इस उपबंध के द्वारा ही 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र किया गया। कब, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्र किया गया। पाक के गवर्नर जनरल यानी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन और भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। क्या कथन है, वर्षों पूर्व हमने नियति के साथ जो वादा किया था, क्या कह रहे हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, वर्षों पूर्व हमने नियति के साथ जो वादा किया था, अब वह समय आ गया है जबकि हम उस प्रतिज्ञा को सर्वांशतः में तो नहीं लेकिन अधिकांशतः में पूरा करेंगे। इनका एक यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी घुमाई गई भी है कि जो वर्षों पहले हमने किस्मत की बाजी लगाई थी, आज उसे पूरी तरीके से नहीं लेकिन आधी तरीके से ही सही उसको उसके साथ जीने का वक्त यहाँ पर आया था। आधी रात की इस घड़ी में, क्या है, आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है, भारत जागकर जीवन एवं स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। एक क्षण ऐसा आता है, देखिए क्या कहा इन्होंने, एक क्षण ऐसा आता है जो इतिहास में बहुत कम आता है जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं। ठीक है, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था, जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं। मैं आशा करती हूँ आज जो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ है, आप इसी के साथ इसकी नई शुरुआत करें। ख़त्म का मतलब उसे समाप्त करके साइड में रखना नहीं होता है, बल्कि हमारी जो जिम्मेदारी होती है वो उस टॉपिक को लेकर के और ज़्यादा बढ़ जाती है कि एग्ज़ाम तक हम उसको कंटिन्यू पढ़ते रहें। तो आपका ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, ये टॉपिक मैंने कवर करवाया, मैंने ख़त्म करवाया है, लेकिन आपको इसे ख़त्म नहीं समझना है, आपको आज से ही इसकी एक नई शुरुआत करनी है। जितना पूरा मैटर मैंने पढ़ाया है उसको वापस रिवाइज़ करना है और उसको बार बार रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो देखिए मित्रों, हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, रीट का इतिहास का जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे, जहाँ से नॉर्मली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने सारे आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। आप इनको पढ़ते रहिएगा बार बार।
मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप जितना पढ़ाया है उसका वो उतना आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, उम्मीद तो इसी की है। और अगर नहीं भी मिल पाए तो आपको जितना पढ़ाया उसको कंठस्थ ज़रूर कर लीजिएगा। ये चीज़ जो मैंने आपको अवेलेबल करवाई है वो आपको कोई अवेलेबल नहीं करवाएगा, कोई भी नहीं बताएगा। तो देखिए हर एक लाइन, हर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको समझा दिया है। प्लीज़ आप इनको पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान आपको जल्दी ही सरकारी नौकरी पर लगा दे और आपको जल्दी ही सरकारी नौकरी मिल जाए। आप भी एक पुराने युग से नए युग में कदम रखें। जय हिंद, जय भारत।